Good evening, guys. Welcome to our YouTube channel. और today I will discuss the what is the plan of GATE 60 day. 60 दिनों में हमारा क्या प्लान होना चाहिए, उसके बारे में गेट की प्रिपरेशन कैसे करें, हमारा प्लान कैसे होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से नोट्स फॉलो करें, क्या चीज़ करें क्या ना करें। और हमारे जैसे आज का दिन है 7 दिसंबर 2021 और 7 फरवरी 2022 को के बीच में 60 दिन बचते हैं। 60 दिनों में हम अपनी प्रिपरेशन गेट की कैसे करें और हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे गेट के लिए हमारा पहले तो टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम कितना नंबर पाएँ। या तो जस्ट गेट क्वालिफाई करना है, या गेट में 35 प्लस स्कोर करना है, या गेट में 50 प्लस स्कोर करना है, या गेट में 70 प्लस स्कोर करना है। तो सबके लिए प्लान ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन कुछ चीज़ें में एडिशनल ऐड हो जाती है। तो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए उसके लिए अलग प्लान है। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जस्ट अगर क्वालिफाई करना है गेट के लिए तो हमें एवरीडे एक मॉक टेस्ट फुल कंप्लीट करना चाहिए, जिससे हमें पता रहे कि हमें क्या चीज़ आता है, हर टॉपिक को कवर हो, हमारा बिग टॉपिक पता चले और सब चीज़ों को मतलब फोकस, टाइम, एक्यूरेसी हर चीज़ का मेंटेन रहे। तो एवरीडे एक फुल टेस्ट तो देना ही चाहिए। और एवरीडे सी द प्रीवियस ईयर डिस्कशन, और जो यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर या अपने कोचिंग नोट्स के में जो भी टीचरों के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का डिस्कशन है अच्छे स्टैंडर्ड वाले, उस डिस्कशन को देखना चाहिए। उसके बाद डेली हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है, कौन से टॉपिक हमारा वीक है, किस चीज़ में स्पीड में क्या हो रहा है, क्या सिली मिस्टेक हो रही है, इन सब टॉपिकों को ध्यान रखना चाहिए। अटैम्प्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जो मतलब ज़्यादातर कैंडिडेट जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं इजी क्वेश्चन की तरफ और बार बार नोट्स को फोकस करते हैं, वो डेंजरस हो जाता है। तो हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जैसे एनएटी टाइप क्वेश्चन, चाहे एसएसएल रीजन क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा हर डे टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट कि 150 प्लस गेट के क्वेश्चन करें, जिससे 150 क्वेश्चन करें, जिससे 150 क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे 150 प्लस क्वेश्चन करना चाहिए, जिससे अलग अलग टाइप के कंसेप्ट और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन का पता चले। और हमें अगर अभी से हम प्रिपरेशन 60 दिन हमारे पास टाइम है, तो अभी से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले मैथ, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और 5 जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 60 दिन ही आपकी प्रिपरेशन करनी है, उससे पहले आपने बहुत सब्जेक्ट पढ़ लिया होगा लेकिन उसका अच्छे से रिवीजन नहीं होगा, चाहे उस आता होगा लेकिन फिर भी उसे मतलब अच्छे से क्वालिटी मतलब मेंटेन नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए, तो उन सब्जेक्टों के लिए हम अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, और मैथ, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, और जस्ट क्वालिफाई करना है गेट के लिए। तो इसके लिए जस्ट क्वालिफाई करना है अगर गेट के लिए, तो इसके लिए हमारे पास अगर जनरल देखें तो 32 नंबर जनरल के लिए चाहिए, ओबीसी के लिए 29 और एससी एसटी के लिए 22 मानते है होता है। तो जो एनएटी टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हमें तो क्वालिफाई करने के लिए इतना सफिशिएंट हो जाएगा। हमें मैथ इन 5 सब्जेक्टों के लिए 150 क्वेश्चन अगर पर डे के हिसाब से अगर आज से भी करते जाएं तो हो जाएगा। उसके बाद डेली एक प्लान के हिसाब से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगर हम 35 प्लस लाना है तो उसके लिए हमारे रिवीजन सभी सब्जेक्टों को, जो हमारी सब्जेक्टें पढ़े हैं उसके लिए प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अटेम्प्ट मोर टेस्ट सीरीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कि 4000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू की हो जाए पर डे डेली बेसिस। अगर हम कंटिन्यूस इफर्ट करते हैं, रोज़ नए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके कंसेप्ट सीखते हैं तो हमारे हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज इज मस्ट फॉर स्कोरिंग द गुड मार्क। उसके बाद अगर 50 प्लस करना है तो हमारे 50 प्लस करना है तो उसके लिए हमारे पास कम से कम 10 सब्जेक्ट तो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद सभी सब्जेक्टों को 5 से 7 बार रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, उनके टेस्ट सीरीज अच्छे से दिए हों, और उसके मार्क टेस्ट भी अच्छे से अटैम्प्ट किए हों। उसके बाद टॉपिक को रिवीजन, अच्छी टेक्स्ट बुक भी स्टैंडर्ड फॉलो किए हों। तो इसके हिसाब से 50 नंबर लाने के लिए ये ज़रूरी हो जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर मार्क टेस्ट दिए हों, प्रीवियस ईयर उनके सॉल्व हो, उनके टेस्ट सीरीज़ के आए हुए मार्क क्वेश्चनों को भी सॉल्व किए हों, तो ये 50 प्लस लाने के लिए सफिशिएंट है। अगर 70 प्लस लाना है तो 70 प्लस लाने के लिए सभी सब्जेक्टों को
सभी सब्जेक्ट डन होने चाहिए, ठीक। उसके बाद सभी सब्जेक्ट को 10 से 15 बार अच्छे से रिवीजन और उनके क्वालिटी कंटेंट, मॉक पेपर और अच्छे सोर्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद ऑथेंटिक सोर्स, जो स्टैंडर्ड सोर्स हैं, जैसे एक सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो IAS कोड हो गया, चाहे अच्छे कोचिंग के नोट्स होंगे जो ऑथेंटिक हो, जिसका वैलिडिटी हर जगह वैलिड है, उसके सोर्स को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, टेस्ट सीरीज कम से कम 2-3, अगर 70 प्लस लाना है तो 2-3 टेस्ट सीरीज प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मेडिजी या IAS मास्टर या टेक्स्ट बुक जैसे अच्छे प्लेटफार्मों की टेस्ट सीरीज हमें कंप्लीट करना चाहिए। और सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्पीड, एक्यूरेसी और स्ट्रांग प्लान होना चाहिए कि हमारे पास कैसे कौन सा टॉपिक ख़त्म करना है, कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा नया टॉपिक वीक है, किस टॉपिक के बीच में फोकस करना है, इन सब चीज़ों का प्लान होना चाहिए। हमें न्यू पैटर्न पर अपडेट होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न मार्केट का लेटेस्ट है, कौन से लेटेस्ट पैटर्न आ रहे हैं, कौन से लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन डिज़ाइन किए जा सकते हैं, प्रीवियस क्या पैटर्न था, आगे नेक्स्ट क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को मैटर रखता है। उसके बाद जैसे अगर इन सब क्वेश्चनों को जानने के लिए हम या तो DRDO, इसरो या बार्क के जो पेपर होते हैं उनको भी एनालिसिस कर सकते हैं। और गेट के जो लास्ट 2-3 सालों के ट्रेंड रहते हैं उसके हिसाब से न्यू ईयर में नए फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद गेट के लिए सभी सब्जेक्टों के नोट्स अच्छे से रिवीजन होने चाहिए, पूरे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड होनी चाहिए, फार्मूला अच्छे से याद आना चाहिए। उसके बाद वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में अच्छी कमांड होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो 70 प्लस स्कोर आएगा। 70 प्लस स्कोर मतलब आप IIT या IIT के लिए एलिजिबल हैं, प्लस PSU के लिए भी एलिजिबल हैं, और इसके लिए आप जा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि वाई गेट इम्पॉर्टेंट। गेट क्यों ज़रूरी है? तो गेट ज़रूरी इसलिए है कि गेट के थ्रू PSU में भी जा सकते हैं, MTech PSU में जा सकते हैं, जिससे हमारे जैसे ONGC या जितने PSU या महारत्ना कंपनी हैं उनमें आप डायरेक्ट जॉब के लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो वो डायरेक्ट अच्छे गेट स्कोर पे ही इनवाइट किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़, MTech BTech के बाद MTech करने के लिए पर मंथ 12,400 रुपये मिलेंगे, जिससे हर साल 2,97,400 रुपये तक हमारी अर्निंग अगर 2 साल में देखें तो हो जाएगी। उसके बाद मास्टर डिग्री यानी MTech कर सकते हैं। उसके बाद MBA में भी कुछ जगह वेटेज रखता है, और एक अच्छा गेट स्कोर हमें अच्छे स्टेटस भी दिला सकता है। और PSU वेरियस PSU का बेंचमार्क ही होता है कि गेट में इतने मार्क हों तो अभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसलिए गेट ज़रूरी है BTech MTech के लिए, PSU के लिए, MBA करने के लिए। और वेरियस PSU में गेट का और गुड सोसाइटी स्टेटस भी है कि आप बोल सकते हैं गेट में हमारा अच्छा स्कोर है। उसके बाद गुड सोर्स क्या है? तो गुड सोर्स वही है जो मतलब कि हमारे लिए अच्छा हो। तो सबसे अच्छा अगर हमारे सोर्स के हिसाब से बात तो हमारे नोट्स क्यों हैं सबसे अच्छे? क्योंकि नोट्स को हम पढ़े हैं, हम खुद बनाए हैं, तो इसे बार बार पढ़ने से हमारा ये खुद का बनाया हुआ है, तो ये इससे अच्छा सोर्स कुछ नहीं हो सकता। तो एक अच्छे सोर्स में नोट्स पहले नंबर पर आता है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक क्या है? जो मार्केट की स्टैंडर्ड बुक है, जैसे BC पूनमिया हुई सिविल की, सॉइल मैकेनिक्स की, या स्टैंडर्ड बुक सोम की देखें तो RK राजपूत हो गई, ये सब स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं। उसके बाद मेडजी या किसी कोचिंग का नोट्स वाई इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सिंपल सी बात है, कोचिंग के नोट्स में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी थी, सिस्टमेटिक लिखी जाती हैं और पॉइंट वाइज लिखी जाती है, जिससे पढ़ने में ज़्यादा सिर्फ हमें फैक्ट बातें पता चलती हैं और फालतू की थ्योरी इधर उधर की चीज़ें नहीं पता चलती, जिससे हमें पढ़ने के साथ स्पीड की पता चलती है। और अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में ज़्यादा कंटेंट होता है, जिसे हमें पढ़ने के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। हमें एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करना है, जिसमें से हमारे प्रॉपर सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएं और सारे नोट्स भी आ जाएं। तो हमें पहले तो हमारा एक नोट्स ही एक गुड सोर्स है। दूसरा चीज़, एक स्टैंडर्ड बुक अगर मिल दे तो अगर टाइम है सफिशिएंट तो हम पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अच्छे कोचिंग के नोट्स और स्टडी मटेरियल फॉलो करने से एक हमारे साथ स्पीड बन जाती है, क्योंकि वो जो नोट्स और वो बनाते हैं एक टीम बनाती है, और टीम जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है उनको ही फ्रेम करके या उन्हें ही वन लाइनर में कन्वर्ट करके उन्हें ही पॉइंट वाइज में बना के किया जाता है। उसके बाद हमें अगर
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने चाहिए, जिससे हमें एक उनके पहले तो जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन हैं उनके कंसेप्ट का पता चलता है। दूसरा चीज़, उनके सारे उन्हीं कंसेप्टों को नेक्स्ट ईयर में जोड़ के एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन की कमी है तो ईएससी के से 2018 से 21 तक के सारे जो प्रीवियस ईयर आए हैं क्वेश्चन, इन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईएससी के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्टिव में हैं उनको भी कर सकते हैं, जिससे हमें एनईटी टाइप क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक अच्छे सोर्स जो कि ऑथेंटिक सोर्स है इधर उधर के विदाउट एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो ईएससी और गेट के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड और कंसेप्चुअल होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के हिसाब से ही फ्रेम किए जाते हैं। उसके बाद तो हमारा अगर गुड सोर्स का है तो ये हमारा नोट्स, स्टैंडर्ड बुक, मेटजी या आईएएस मास्टर या और भी अच्छी कोचिंगों के नोट्स हम फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों के कंसेप्ट, थ्योरी सब चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद ईएससी के जितने वन लाइनर हैं, उसके बाद एसएससी जेई के भी हैं, उन सबको हम क्लियर कर सकते हैं, जो कि एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ही कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन ही कहीं कंसेप्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज क्या है, तो अच्छी टेस्ट सीरीज पहले तो मेटजी है, उसके बाद आईएएस मास्टर, टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप। तो मेटजी क्यों अच्छी है? मेटजी में क्योंकि मेटजी एक टेक्निकल की कोचिंग है और उसमें सारे सोर्स ऑथेंटिक है और एक टीम बनाती है जो कि अच्छे फ्रेम में क्वेश्चन किए जाते हैं और ये सोच के बनाए जाते हैं कि इस ईयर क्वेश्चन किस फ्रेम में आएंगे, लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड था, नेक्स्ट ईयर का क्या ट्रेंड होगा, उसके आगे का ट्रेंड क्या होगा। तो एक टीम वर्क करती है जो कि एक हम उनके एक्सपीरियंस को ले सकते हैं और आगे क्या अपडेट होगा तो उसके बारे में वो बता सकते हैं। इसी तरह अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक एक अच्छा ऑथेंटिक सोर्स है जिसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और जो काफ़ी स्टूडेंट यूज करते हैं। और टेक्स्ट बुक में फ़ायदा ये है कि हमें इधर उधर और एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखता है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक भी अच्छी है, आईएएस मास्टर भी अच्छी है और ये तीनों अच्छी हैं। और उसके बाद ग्रेड अप की भी टेस्ट, सभी की टेस्ट सीरीज अच्छी हैं। तो अगर हम 2 टेस्ट सीरीज भी कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यूट्यूब के बेस्ट चैनल की। तो चैनल में अगर हम देखें तो यूट्यूब में हमें सबसे पहले यूट्यूब का ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा बेस्ट टीचर है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें। तो इसके लिए हमें अपने खुद के प्लान के हिसाब से हमें आज जैसे मान लीजिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है पीआई की, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सर्च करेंगे और उसको देखेंगे। अगर मान लीजिए 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो हम प्रीवियस ईयर 2019 का सर्च करेंगे, जो जहाँ पर 2-3 जगह देखेंगे, अगर जहाँ पर अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं वहाँ से हम देख लेंगे, इसके हिसाब से फॉलो करेंगे। तो पहले हम मेटजी की जो क्वेश्चन डिस्कशन है, जो 4-4 घंटे 3-3 घंटे 1-1 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, उन सारे क्वेश्चन को, अच्छे डिस्कशन को सारे को हम देख लेंगे। दूसरा चीज़, जैसे मेटजी के जसपाल सर हैं, वो गेट एक्रेट चैनल पर पढ़ाते हैं, वहाँ पे वो बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाते हैं, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, तो वहाँ से वो बहुत ही अच्छे कंटेंट पढ़ाते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी एक्रेट चैनल पे पढ़ाते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंटल में भी वो अच्छा पढ़ाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल भी टॉपिक पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अमनप्रीत सर जो चड्ढा सर हैं, उनका भी अच्छी वीडियो होती है। फिर अपूर्व मित्तल सर के भी जितने वीडियो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर अनअकैडमी के कमलाकर सर हैं, उनके भी वीडियो अच्छी होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो दुष्यंत सर की भी वीडियो अच्छी होती है। जस्ट क्रैक जो चैनल है गेट वाला सिविल के लिए, इसमें जितने वीडियो पड़े हैं काफ़ी ऑथेंटिक और बाकी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो ये भी अच्छा सोर्स है। उसके बाद गेट ग्रेडअप था जो अब बाजी हो गया है, तो उसमें जो वीडियो पड़े हुए हैं पहले के उनमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है और उनमें काफ़ी ऑथेंटिक और बाकी सिस्टमेटिक सारे, अगर हम गेट का नहीं देख सकते तो हम ईएससी का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे से और बहुत ही सिस्टमेटिक कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन है जो कि काफ़ी कुछ सिखाता है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर डिस्कशन का एक चैनल कोई भी चैनल फॉलो करके देख सकते हैं। उसके बाद मैथ की अगर बात करें तो मैथ अपूर्व मित्तल सर से देख सकते हैं, जो जस्ट क्रैक चैनल है उस पर से देख सकते हैं, या और भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके हिसाब से अच्छा है। लेकिन जो भी सोर्स हो उसका मेन एम होना चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सिखाए, अच्छा टॉपिक सिखाए, जो क्वेश्चन में आता है, जो एग्ज़ाम में आता है वो सिखाए, न कि कुछ इधर उधर का, न कि ऐसे डेरिवेशन करे जो हमारा टॉपिक और टाइम कंज्यूमिंग हो और एग्ज़ाम से हट के बात करता हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, हाई वेटेज सब्जेक्ट। गेट के लिए हाई वेटेज सब्जेक्ट क्या है?
गेट के लिए जैसा कि मैंने पहले ही फर्स्ट पेज में ही बताया, पहले ही स्लाइड में बताया कि 5 सब्जेक्ट का हम टारगेट करते हैं और मैथ एप्टीट्यूड को लेकर चलते हैं तो ऑलमोस्ट 70 या 60-70 नंबर के हो जाते हैं। और 60-70 नंबर की प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो उसमें से अगर हम एकदम फुल का फुल भी अच्छा करते हैं तो हम 40 नंबर तक ला सकते हैं। और 40 नंबर हमारा टारगेट रहना चाहिए कि अगर हम 5 सब्जेक्ट उठाएं तो पाँचों में फुल मार्क लाने का ही टारगेट हो। अगर हम 10 सब्जेक्ट उठा रहे हैं, सब में 2-2 नंबर ला रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम 5 सब्जेक्ट उठाएं और 5 में अगर मान लीजिए सॉइल मैकेनिक्स है 15 नंबर है, 15 नंबर में अगर हम 15 टारगेट करते हैं, मैथ में 15 मार्क का है, एनवायरमेंटल में 10 मार्क का होता है, ट्रांसपोर्टेशन में 10 मार्क का होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 8 मार्क का होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्लस OCF को अगर जोड़ देते हैं 10 नंबर का हो जाता है, और एप्टीट्यूड में 10 नंबर और इंग्लिश में 5 नंबर। तो अगर सबको हम मिला के बस इतनी ही सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कंटिन्यू 60 दिनों में करें तो हमारे पास एक अच्छे स्कोर और अच्छे स्कोर, लेकिन बस इतने ही सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर ट्राई करना चाहिए कि वेस्ट इसी सब्जेक्टों में आए तो एक अच्छे स्कोर की तरफ हम जा सकते हैं और एक क्वालिफाई के साथ एक अच्छा स्कोर भी अचीव कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे, तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, उसके बाद मैथ है। मैथ को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सॉइल मैकेनिक्स जो सिंपल है, कंसेप्चुअल है और उसमें चीज़ें काफ़ी फार्मूला बेस हैं, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल बेस भी हैं जैसे कंसोलिडेशन या उन और चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, OCF, इन सब टॉपिकों को अगर बात करें तो अच्छे मार्क हम अचीव करने में कर सकते हैं। इसी के साथ अब बात करते हैं कि हमारी पर्सनल जो सजेशन है कि हमें कैसे करना चाहिए एक प्लानिंग के हिसाब से। जैसे एप्टीट्यूड को फोकस करना चाहिए। एप्टीट्यूड क्यों फोकस करना चाहिए कि आजकल एक गेट ही एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम भी देने होते हैं स्टूडेंट को। तो अगर एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो आप SSC लेवल के भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और एप्टीट्यूड आज के ज़माने में एकदम मस्ट है, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एप्टीट्यूड। उसके बाद फोकस मैथ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर एप्टीट्यूड और मैथ का फोकस करें तो ये 30 नंबर तो अकेले ही ला देता है। अगर 30 में से हम 25 नंबर भी ला सकते हैं तो हमारा तो गेट ही 2 ही सब्जेक्ट क्लियर करा देगा। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स 15 नंबर का, एनवायरमेंटल 10 नंबर का, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तो अगर इन सब सब्जेक्टों को बस इतनी ही फोकस किया जाए, अगर इतना ही फोकस किया जाए तो भी आपका 60 से 70 नंबर कवर हो जाता है। अगर 60 से 70 नंबर में ही अगर अच्छे से हमारा टारगेट हो तो पूरे को फुल एकदम अच्छी 100% इफ़िशियंसी के साथ इसके पूरे मॉक टेस्ट दें, पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, पूरे न्यूमेरिकल करें, उसके बाद पूरे प्रीवियस ईयर करें। तो इन्हीं सब्जेक्टों से अगर कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाता है। उसके बाद अगर हमें हमारी हैबिट में होना चाहिए कि एक फुल टेस्ट तो हम रोज़ दें और उसके सॉल्यूशन देखें, उसमें कंसेप्ट क्या आता है, नया क्या कुछ सीखने को मिलता है, इन सब चीज़ों की बात करें। उसके बाद रिवाइज नोट्स, तो हमें नोट्स का प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फार्मूला, एवॉइड सिली मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक जो कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं या डिवीजन में मिस्टेक होते हैं या कामा या नंबर या यूनिट डिजिट का मिस्टेक होता है या कोई डेसिमल या अलग अलग चीज़ें मैटर रखती हैं। उसके बाद हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वर्चुअल कैलकुलेटर। जो नॉर्मल हम 990 MS यूज करते हैं वो इम्पॉर्टेंट तो वो तो यूज होता है, लेकिन गेट के लिए जो इसका वर्चुअल कैलकुलेटर है उसको यूज करना आना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा फंक्शन कुछ अपोजिट होते हैं, कुछ मतलब उसके थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये अगर हम ये हैबिट डालें तो हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा और हैबिट हो रहेगी तो क्वेश्चन सिली मिस्टेक नहीं होगा गेट के एग्ज़ाम में। उसके बाद हमारा डेली टास्क क्या होता है। डेली टास्क हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए और हमें टाइम में 2 घंटे तो स्टडी करना चाहिए, मतलब रिवीजन हमारा टारगेट रहना चाहिए। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट एक देना चाहिए, जिसे हम 3 घंटे के देते हैं। उसमें से 3 घंटे देने के बाद अगर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी लगें तो इसको रिवीजन अच्छे से प्लानिंग करके देना चाहिए। मॉक टेस्ट तो मस्ट है, उसके बाद रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद कुछ नया चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अब मॉक टेस्ट देने के बाद रियलाइज़ होगा कि कुछ चीज़ें हम नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ चीज़ें हमारी छूट गई हैं, कुछ टॉपिक वीक हैं, कुछ टॉपिक को हमें नए पढ़ना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो इन सब टॉपिकों के लिए हमारे
हमारे पास 3 घंटे टाइम बचते हैं। उस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ें, उसको रिवाइज करें, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएं इसके लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 3 घंटे देना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम मार्क टेस्ट में भी तो आते हैं कुछ क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर 3 घंटे देंगे तो हमारी पता चलेगा कि लास्ट ईयर का पैटर्न क्या था, हमें नेक्स्ट ईयर करना क्या है, इन सब चीज़ों का मैटर रखेगा। तो हमारा यही सजेशन है कि रिवीजन 2 घंटे तो मस्ट होना चाहिए। उसके बाद फुल मार्क टेस्ट देना ही चाहिए, ये भी मस्ट है। उसके बाद कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए, हर रोज़ कुछ नई सीखें चलें। इतना तो हमारे पास गेन है, इसे बचाने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है। ये दो है कि हमने इतना सीखा है, इसको हमें बचा रहे हैं, तो ये रिवीजन हो गया। और हम इसको सच में बचा रहे हैं, ये बात का टेस्ट करने के लिए 3 घंटे, यानी 5 घंटे तो हमारे ऐसे निकल गए। और लेकिन 5 घंटे अगर मान लीजिए आपके टेस्ट में 30 मार्क आ रहे हैं, तो 30 मार्क पर 3 नहीं रुक सकते ना, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ने के लिए हमें रोज़ एक 2 नंबर बढ़ाना पड़ता है। तो उसके लिए 3 घंटे रोज़ हम एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, जिससे हमें मार्क अच्छे इम्प्रूव होंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर को देंगे तो जो हमें लेटेस्ट पैटर्न करके, तो इन दोनों का टारगेट है कि हमें कुछ नया सीखना, कुछ मार्क में इंक्रीज करना। और इन दोनों का टारगेट है कि जो हम सीखें हैं उन्हें बचाए रखना, और स्पीड को मेंटेन करना, हमारी एक्यूरेसी को मेंटेन करना, इन सब चीज़। तो डेली टास्क में ऐसे ही प्लान होना चाहिए कि रिवीजन भी हो, मॉक टेस्ट भी हो, कुछ नया भी सीखें और कुछ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करें। उसके बाद बात आती है योर टारगेट। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तो गेट एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 60 दिन बचते हैं, ठीक। 60 दिन में हमको अगर रोज़ 3000 से करीब ज़्यादा ही क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे 3000 अगर क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अगर इस 3000 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो। तो पहला चीज़ कि हमारे पास पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। उसके बाद हमारे जो नोट्स के क्वेश्चन हैं वो हो जाने चाहिए। उसके बाद नोट्स हो जाने के बाद उसके बाद जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन बचते हैं इतने हो जाने चाहिए। तो अगर इन 3 चीज़ों को हम करते हैं कवर, तो 3000 MCQ हो जाएंगे, जो कि गेट क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। या तो फिर अगर हम फिर उसके बाद अटेम्प्ट फुल टेस्ट देना चाहिए। उसके बाद साल 1500 टेस्ट सीरीज नहीं, 1500 के मतलब 1500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के 20 साल, या तो आप 30 फुल टेस्ट दे दीजिए, या मतलब फुल टेस्ट अगर नहीं दे पाते तो 1500 तक क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज के भी कर सकते हैं। तो ये मेन टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 3-4 हज़ार क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा और जो काफ़ी अच्छे नए कंसेप्ट सीख लेंगे। उसके बाद जो पढ़े हैं उसके रिवीजन कर सकते हैं, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद फार्मूला याद रहना चाहिए, और आपका टारगेट ये भी होना चाहिए कि हमें कॉन्फिडेंस के साथ 1-2 पेज गलत भी क्वेश्चन हो रहा है तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ एक लॉन्ग प्रोसीजर के साथ सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को जाना चाहिए। एक रोड मैप होना चाहिए कि पहले इवेंट डाटा को लिखें, फिर उनके साथ हमें एक न्यूमेरिकल और छोटे डाटा यूनिट को मेंटेन करें। फिर उसके बाद आगे अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे एक चीज़ें निकालते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। फिर ऐसे करने पर हमारे पास एक पेशेंस के साथ, मतलब पेशेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिससे हमें ज़्यादा अचीव होगा। उसके बाद स्टूडेंट की ज़्यादा मिस्टेक क्या होती है? जो गेट में 100% में 70% ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा क्यों है कि 83% नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं? वो भी लोग पढ़ते हैं, वो भी लोग के पास 24 घंटे टाइम होते हैं, वो भी लोग अपने बेस्ट देते हैं, वो भी लोग कोचिंग जाते हैं, वो भी लोग अच्छे नोट्स फॉलो करते हैं, वो भी लोग सब कुछ करते हैं, फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं है? 83% लोगों का सिलेक्शन का, अगर 83% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो उसमें मान सकते हैं कि 20% लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन 50% लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ तो कमी है। क्या कमी है? तो पहले कि वो छोटे सिली मिस्टेक को इग्नोर कर देते हैं। उनके छोटों लगता है कि यहाँ तो कर ले रहे हैं, कोचिंग में क्लास में इग्नोर मतलब कर रहे हैं कि मेन एग्ज़ाम में तो हम नहीं करेंगे, मेन एग्ज़ाम में नहीं करें, यहाँ गलती से हो गया। और जो गलती क्लासरूम में या घर पे होती है वही सेम मेन एग्ज़ाम में भी गलती होती है, यानी वो सिली मिस्टेक को बार अवॉइड करते हैं, इसलिए उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते हैं, दिन भर ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए, फिर कुछ नया मतलब दिन रात लगातार पढ़ते रहे, कोचिंग जाते रहे, कोचिंग आते रहे, फिर कुछ नया सीख रहे हैं। और जो चीज़ें पढ़ के रख दिए हैं 2 महीने 1 साल पहले, उन चीज़ों को कभी देखते भी नहीं है कि उसमें क्या पढ़े थे, क्या सीखे थे। उस चीज़ों को बचा नहीं पाते, उस चीज़ों को मतलब ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं, जो पढ़ी हैं उसको बचा के रखना, ठीक। दूसरी चीज़, हमें सिर्फ कोचिंग जाना आना नहीं है, हमारा टारगेट होना कि सुबह उठे तो कोचिंग गए, फिर आए, फिर वापस ऐसे ही पढ़ते रहे। उसके बाद
डोंट सॉल्व टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज सॉल्व स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज होता है ये लोग ज़्यादा सोचते हैं कि दिसंबर में स्टार्ट करेंगे, 1 महीने में देंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उनके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रिवीजन करें, तो इधर देखते हैं तो उन्हें 8-9 सब्जेक्टिव पढ़ जाते हैं, तो उन्हें रिवीजन के लिए पेज पलटने का टाइम नहीं पड़ता। फिर उसके बाद वो टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, उसलिए टेस्ट सीरीज को नहीं कर पाते। उसके बाद बिजी इन ओन वर्ड, वो खुद को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही बेस्ट है, हम उन दूसरों की सुनते ही नहीं है, अपने खुद के नोट्स फॉलो करते हैं, खुद के आइडिया बनाते हैं और खुद ही पर गाइडेंस देते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। फिर सारी चीज़ें, तो इसलिए वो अपने ही सब कुछ में बिजी रहते हैं। इसलिए उनको मतलब जैसे एक कुएं का मेढक होता है तो उसको लगता है कि हम हर चीज़ यही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसके बाद किसी से सीखना है, पूछना है, समझना है, तो इसके हिसाब से मैटर रखता है। उसके बाद डोंट नो वर्चुअल कैलकुलेटर, वो कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते, उसी टाइम जाते हैं और एग्ज़ाम में टाइम टेकिंग लगता है, उनके क्वेश्चन नहीं आ पाते, कामा नहीं लगा पाते, ब्रैकेट नहीं लगा पाते, इन वजह से वो गलती कर देते हैं। उसके बाद फार्मूला में कन्फ्यूजन, फार्मूला में छोटी छोटी कन्फ्यूजन कर देते हैं कि 1/n था या n/1 था। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक करके वो अपना टाइम कन्फ्यूज कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। और डोंट अवेयर द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता कि वेटेज क्या है, कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से सब्जेक्ट का वेटेज करेंगे तो कम मेहनत में कौन ज़्यादा अचीव करेगी, कौन कम मेहनत में, कौन, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का 2 नंबर का वेटेज है, उसे 6 महीने पढ़े और उसमें से 2 नंबर का, कोई सब्जेक्ट का 10 नंबर का वेटेज है और 10 ही दिन में ख़त्म हो जा रही, तो हमें फोकस स्मार्ट स्टूडेंट 10 नंबर के सब्जेक्ट को करना चाहिए, जो कि जल्दी हो, कम हो और ज़्यादा वेटेज हो, इसके लिए फ़ायदा होना चाहिए। न कि हमें ऐसे सब्जेक्टों को फोकस करना चाहिए जो कि टाइम टेकिंग हो और हमें वेटेज कम ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि वो लोग सिली मिस्टेक पर ज़्यादा फोकस कर, सिली मिस्टेक को इग्नोर करते रहते हैं, जिससे उन्हें मेन एग्ज़ाम में भी वही सेम प्रॉब्लम होती है। आजकल तो और दिक्कत हो गई कि NAT जो भी डाटा, अगर 0.1 भर रहे हैं तो भी आंसर चलेगा और 1000 भर रहे हैं तो वो भी चलेगा, यानी दोनों तरह से उन्हें जो भी समझ में आए वो भी भर देंगे। तो उन सब क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अपना सिर्फ पढ़ते जाते हैं, कोचिंग आते हैं जाते हैं, नई सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, बार बार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो पीछे का रिवीजन नहीं करते हैं, जो सीखे हैं उसे वो भूल जाते हैं, तो ये हो जाता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, उसके बाद अपने हिसाब से पैरामीटर सब चीज़ डिसाइड करते हैं, जिससे उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता और खुद ही के सोचते हैं कि हमारे ही अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, उसके बाद फार्मूला में कन्फ्यूज होते हैं, फार्मूला रिवाइज भी नहीं रहता। उसके बाद डोंट अवेयर वेटेज क्या होता है उसके बारे में भी नहीं जानते। दूसरी मिस्टेक, अननेसेसरी सोर्स को कहीं से भी कोई भी बुक उठा लिए उसे पढ़ते रहे, उससे उन्हें पता नहीं है कि आजकल मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कौन से सोर्स अब अपडेट नहीं है, कौन सी चीज़ अपडेट हो गई है, कौन सी चीज़ न्यू है, कौन सी चीज़ मार्केट की नई रिसोर्स हैं, क्या रिसोर्स के हिसाब से ट्रेंड है, वो सब चीज़ को नहीं जानते। वो अननेसेसरी सोर्स को फॉलो करते रहते हैं और उसी के हिसाब से पढ़ते तो हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद लेक ऑफ गुड गाइडेंस, बहुत लोगों के पास अच्छे गाइडेंस नहीं होता है। तो गुड गाइडेंस नहीं होने के लिए एक अच्छे गाइडेंस अच्छे रिसोर्स बनाने पड़ते हैं। अगर हम अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे किसी के साथ, तो सिंपल सी बात है वो नहीं बताएगा। किसी से कुछ पाने के लिए मतलब उसके पास झुकना पड़ता है, तो इसलिए हमें किसी से सीखने के लिए उसके पास झुक के पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब वो हमें बताएगा। ऐसे नहीं कि मतलब एटीट्यूड में जाके पूछे तो वो नहीं बताएगा। इसलिए हमें एक अच्छी गुड गाइडेंस के लिए एक, देखिए हर चीज़ तो, हर क्वेश्चन, हर सवाल, हर चीज़ तो आप खुद नहीं सीख सकते। तो इसके लिए खुद से कुछ लोग, मान लीजिए किसी की कोई गलती किया हुआ है, तो उस गलती को आप एनालिसिस करिए कि उसने क्या गलती की थी, क्यों, कौन सी गलती की थी जिससे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप उस गलती को मानिए कि इसने ये गलती की थी, हमें ये गलती नहीं करनी है, जिस वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस गलती को आप दोबारा रिपीट नहीं करिए और उसको मतलब उस गलती को, उसके एक्सपीरियंस को लीजिए और अपने में अप्लाई करिए कि हमें ये गलती, इस इंसान ने मेहनत तो की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसने ये गलती कर दी। तो अगर ये गलती करने के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब तो फिर आप दोबारा उस गलती को, फिर भी आप उस पाथ पर जाएंगे, फिर फॉलो करेंगे, फिर आप भी गलती करेंगे, तो आपके पास टाइम नुकसान होगा, पैसा नुकसान होगा। फिर आप उतने चीज़ों में आप जो आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए आप
उस चीज़ों को सीख आप अगर मान लीजिए एक अच्छा गाइडेंस है तो आपको बता देगा कि ऐसे जाना है, ऐसे जिससे जाना है, नहीं तो ऐसे आप घूमते 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 पहुँचे तो आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए एक अच्छे गाइडेंस का ज़रूर रहना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे लोग तो पहले ही लॉस कर देते हैं, फरवरी जनवरी दिसंबर में कर देते हैं कि हमें नहीं हो पाएगा गेट, जिसलिए वो पढ़ना लिखना जहाँ वो शुरू में 10 घंटे पढ़ते थे वहाँ 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो अपना आशा ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद स्टडी लाइक एज ए वर्क, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे उनका घर का कुछ काम हो, वो सिर्फ कर रहे हैं, मतलब जैसे कोचिंग उठे गए, अपना जैसे ड्यूटी करना होता है ना, अटेंडेंस लगाए फिर आए, तो वो एक वर्क की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें वर्क की तरफ करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या कुछ नया सीखे, नया क्या अचीव किए, नया गेन क्या किए, इन सब चीज़ों का कोई मैटर नहीं रखता। उसके बाद पैसन की कमी होती है, कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की पैसन की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सीख नहीं पाते, क्यूरियोसिटी नहीं होती, थिंकर नहीं होता, नॉलेज गेन नहीं करते, इन सब चीज़ों के लिए मैटर रखता है। उसके बाद स्पीड, इस कंपटीशन में स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है कि हम मान लीजिए 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 8 सही होने चाहिए, और एक लड़का है 9 ही मान लीजिए 5 ही किया और 5 में 4 सही है, तो मतलब इस रुक जाइए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक, आपके हुए 70 क्वेश्चन, और कोई दूसरा इंसान है 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उसके भी 70 हो रहे हैं, तो यानी एक्यूरेसी कम करिए, जो करिए वो सटीक करिए, सही करिए, तभी एक्यूरेसी से बोलते हैं। उसके बाद स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड इज मैटर, क्योंकि टाइम टेकिंग स्पीड का ही खेल होता है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जल्दी फास्ट और स्मार्ट सही करेक्ट सब चीज़ होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अननेसेसरी सोर्स को फॉलो से बचना चाहिए, गुड रिसोर्स को फॉलो करना चाहिए, अच्छे नोट्स फॉलो करना चाहिए, अच्छे कोचिंग, अच्छे गाइडेंस, अच्छे लोगों की सुनने चाहिए, जिसने गलती की हो, सेलेक्टेड है नहीं सेलेक्टेड है ये मैटर नहीं रखता, मैटर ये रखता है कि उसने इंसान ने मेहनत की है और क्यों अचीव करने में कौन सी गलती की है, क्या क्या गलती की है, उसके क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन से वीक पॉइंट थे, कौन पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आते, किस रास्ते से जाने पर ये गलती हो सकती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक स्मार्ट तरीके से फॉलो करिए, ना कि इधर उधर घूम के जाने में सिलेक्शन तो होगा पर टाइम टेकिंग होगा, टाइम जनरली लोगों के पास कम ही होता है। इसलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लेक ऑफ कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट की लेक ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो किसी दिन ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, किसी दिन ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। किसी दिन उठे तो रात को 1 बजे पढ़े, किसी दिन उठे तो 2 बजे पढ़े, किसी दिन 3 बजे पढ़े, किसी दिन पता चला कि 7 बजे ही सो गए, तो वो कंसिस्टेंटी मेंटेन नहीं करते। तो उतना ही पढ़िए जितना काम चल जाए, मतलब एक स्टैंडर्ड सोर्स होना चाहिए कि हमें 7 घंटे पढ़ने ही है तो 7 घंटे रोज़ पढ़नी है। अगर रोज़ 7 घंटे पढ़ना है तो रोज़ कंटिन्यूस पढ़ना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए एक दिन 14 घंटे पढ़ लेते हैं और दूसरे 3 दिन नहीं पढ़ते हैं तो नुकसान होता है। एक कंसेप्ट आता है कि मान लीजिए आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक, और एक 4 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, 4, तो कौन सा वेस्ट है? तो वेस्ट यही है, ये वाला, क्योंकि आप 4 घंटे रोज़ पढ़ेंगे, 4 घंटे अगर रोज़ पढ़ें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा चीज़ें नॉलेज सीख करेंगे, जबकि एक दिन वाला नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा कंसेप्ट रोज़ पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ना है और रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना है। उसके बाद उन बहुत सारे स्टूडेंटों को अपने टीचर और नोट्स, अपने फ्रेंड और उन लोगों को बिलीव नहीं होता कि ये हम जो पढ़ रहे हैं उससे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सिंपल सा सोर्स है, उस सोर्स को फॉलो करिए, उस सोर्स के हिसाब से आप टेस्ट सीरीज दीजिए। आजकल तो अपने टीचर और नोट्स के बारे में टेस्ट देखना तो सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज पढ़ के टेस्ट सीरीज दीजिए, अगर अच्छे मार्क आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है अच्छा टीचर है, अगर अच्छे मार्क नहीं आ रहे हैं तो अच्छा टीचर नहीं है, सिंपल सी कहानी ख़त्म। और टेस्ट सीरीज भी एक स्टैंडर्ड सोर्स की होनी चाहिए, तो हमें एक अच्छे सोर्स को ही फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हमें चीज़ें इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए, हमें जो पढ़ रहे हैं उस पर खुद पर भरोसा होना चाहिए कि ऐसा आता है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसके पढ़ाए हुए से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है अच्छा पढ़ा रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन जा रहा है, टेस्ट सीरीज बन जा रहा है, तो सिंपल सी बात है अच्छा पढ़ा रहा है। अगर उससे नहीं बनते तो घुमा रहा है, इधर उधर बकवास कर रहा है, इन सब चीज़ें मैटर रखती हैं। उसके बाद एवरीडे चेंज प्लान, ये एवरीडे चेंज सोर्स। कुछ लोग होते हैं कि आज इधर से पढ़ लिए, कल उधर से पढ़ लिए, कुछ ऐसा प्लान बना लिए, कुछ ऐसा प्लान, मतलब अलग अलग प्लानिंग चेंज करते रहते हैं, जिससे उनके मतलब सिलेक्शन के चांस से वो दूर हो जाते हैं। वो किसी एक चीज़ को कंटिन्यू नहीं करते, हर चीज़ को स्टार्ट करते हैं, थोड़े समय बाद
वो मूव कर जाते हैं और फिर दूसरा फोकस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं, तो उन्हें भागने की हैबिट बन जाती है, जिससे वो हर जगह वो कामचोर हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें हर जगह भागना ही पसंद हो जाता है। वो किसी भी लाइन में एक पाथ में फॉलो नहीं कर पाते, ठीक। तो उन्हें कंटिन्यू रहना चाहिए किसी भी एक सोर्स में फॉलो करते हुए। उसके बाद हमारा एवरीडे का प्लान क्या होना चाहिए। तो एवरीडे का प्लान जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे कैसे पढ़ना है, कितना वेटेज देना है। हमें रोज़ एक सिस्टमेटिक, एक लिमिटेड आवर में, बहुत ज़्यादा नहीं, रोज़ एक सिस्टमेटिक 6-7 घंटे ही पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए। जितना आज पढ़ रहे हैं उतना कल भी पढ़िए, परसों भी पढ़िए, अगले नेक्स्ट डे भी पढ़िए, ऐसे कंटिन्यूस पढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद डोंट, और ज़्यादा स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम होती है, वो दूसरों के एक्सपीरियंस को नहीं सुनते। वो खुद कहते हैं कि हम ज़्यादा जानते हैं। हम, कुछ लोगों को लगता है कि हम, जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है कि यही जितना हम जान रहे हैं यही दुनिया है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसलिए चीज़ों को बार बार जितना हो सके उतना सीखते रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, चीज़ों को छोटे छोटे लोगों से पूछते रहिए, समझते रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है, उन सब चीज़ों को सीखते रहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 बातें जान गए, 4 क्वेश्चन कर लिए तो हम ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। जैसे एक कप है, ठीक, जैसे एक कहानी सुनाते हैं। एक कप है, तो एक कप है, तो आप उसे थोड़ा सा उसमें है, तो वो पता चला कि उसको लगता है कि हम बहुत चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, को दूसरों को ज्ञान देगा। दूसरों को ज्ञान देगा तो फिर वो दूसरे कप में भरेगा, और अंत में खाली जब घर जाएगा तो उसे पता चलेगा कि उसके पास कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कप फुल है, कप फुल है, तो ऑलरेडी अगर इसमें ज्ञान आता रहेगा तो सिंपल सी बात है, ओवरफ्लो करके वो दूसरे कप को ऑलरेडी फिल कर दो। तो एक भरा हुआ घड़ा ही दूसरे को घड़े को भर सकता है। मतलब अगर आप सोर्स, आप इनकमिंग करते रहे अच्छे सोर्स को, तो आपके पास आउटगोइंग भी अच्छा जाएगा। यानी ओवरफ्लो करके आप सारे कप को भर सकते हैं, लेकिन आपके पास खुद ही नॉलेज जीरो है, तो आप दूसरे को क्या ओवरफ्लो करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद और दूसरों के एक्सपीरियंस को नहीं सुनते, खुद की बातों में पढ़ते हैं। प्लान रोज़ चेंज करते हैं। एक प्लान बना लिए जो डेली का प्लान है, वीकली प्लान है, मंथली प्लान है कि हमें इतने सब्जेक्ट रिवाइज करनी है, ऐसे रिवीजन नोट्स बनाने हैं, ऐसे इस वीक तक, इस मंथ में 3 सब्जेक्टें करनी है, मंथ में 4 सब्जेक्टें कंप्लीट करनी है, इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। इस वीक में हमारा एक पैरामीटर होना चाहिए, उसको हम फॉलो करें। जैसे मान लीजिए कि आप जनवरी का बनाए, ठीक, जनवरी में 4 सप्ताह हुए, ठीक। 4 सप्ताह में पहले वीक में हमें क्या करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज देने, क्या नोट्स करने, ये प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरे वीक में क्या करनी है, तीसरे वीक में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए। जस्ट बिलीव इन न्यू लर्निंग, अवॉइड द रिवीजन। और ये बात मतलब हमेशा कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हमेशा नया चीज़ पढ़नी चाहिए, पुरानी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमेशा कोचिंग जाते हैं, आते हैं, कोचिंग जाते हैं, आते हैं, बस यही उनकी शेड्यूल रहता है। उन्हें लगता है कि हमें सब चीज़ आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ उनके ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 17% लोग ही क्वालिफाई करते हैं गेट का। मतलब 83% लोग सिर्फ जाते हैं, आते हैं, एक भीड़ चाल की तरह जाते हैं, आते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे सोर्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एक स्टडी प्लान में फेलियर क्या होता है। तो ये स्टडी, अगर मान लीजिए आप सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शन को दूर कर लिए, आप स्टडी करने बैठे, आप 10 घंटे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज आफ्टर दिसंबर। कुछ लोग गेट के लिए प्लान करते हैं कि हम अभी तक पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे दिसंबर तक, उसके बाद फिर से बैठेंगे एक दिन, रोज़ एक टेस्ट सीरीज देंगे, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी में टेस्ट सीरीज दे देंगे, और जिससे हमारा सिलेक्शन हो गया। लेकिन उस समय अगर दिसंबर और जनवरी में जाते हैं तो उनके माइंड में 2 चीज़ें आती है। एक तो सब्जेक्ट 8-9 पढ़ लिए, ठीक, 8-9 के बाद उन सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं है, तो टेस्ट सीरीज देते हैं तो उन्हें फार्मूला याद ही नहीं आता है। फार्मूला याद नहीं आएगा तो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे, तो उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें सब्जेक्ट को पहले रिवीजन करना चाहिए, और सब्जेक्ट रिवीजन करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है लो। उसके बाद मतलब होप लॉस कर देते हैं। उसके बाद और फिर वो जैसे न्यू सब्जेक्ट को बार बार, वो लोग ज़्यादातर 90% लोग यही गलती करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन, वो नई सब्जेक्ट पढ़ने में बिलीव रखते हैं कि हर बार नया पढ़ें, लेकिन वो पुरानी जो पढ़े हैं उसको भूल जाते हैं। उन्होंने जितने 8-9 सब्जेक्टें पढ़ी हैं उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करते, अच्छे से उसके प्रीवियस ईयर नहीं करते, उसके मार्क टेस्ट नहीं देते, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद गेट
गेट के एवरी ईयर न्यू पैटर्न का क्या क्वेश्चन है, वाई आई कैन। बहुत लोग ये सोचते हैं कि गेट का जो हम प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करें, गेट में तो नया सवाल आएगा, रिपीट तो नहीं होगा, तो हम गेट को प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, ऐसे महान लोग बोलते हैं। तो अगर ऐसे देखिए, तो गेट का प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम क्या होगी। पहले बात, उन्हें प्रीवियस में क्या पैटर्न आया है, लास्ट 10 ईयर में क्या पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम रहे, उन्हें कुछ पता नहीं होगा। वो टेस्ट सीरीज में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और कंसेप्ट रिपीट होते हैं कि मान लीजिए कोई फ्रेम है, उस कंसेप्ट को घुमा के दूसरे तरह से भी पूछा जाता है बार बार। और या क्वेश्चन मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, उन 2 क्वेश्चनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया, या उसके कॉन्सेप्ट को एक लाइन आगे बढ़ा दिया गया, या उनमें अच्छे क्वालिटी के कंटेंट डाल दिए गए, जिससे अच्छे क्वालिटी के कंटेंट आ गए, जिससे उन्हें उसके बाद इग्नोर एप्टीट्यूड और मैथ इग्नोर को सोचते हैं कि उन्हें बन जाएगा, लेकिन वो नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद रिवीजन टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर प्लान ऑफ लास्ट मंथ, यही लास्ट मंथ में प्लान करते हैं कि जनवरी और दिसंबर में पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी तीनों चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें छूट जाती हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इन्हें इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेक ऑफ क्यूरियोसिटी, कुछ सीखने की नई चाहत नहीं, जो नॉलेज सीकर नहीं होते हैं, सिर्फ वो लगता है कि किसी काम को कर रहे हैं, किसी दूसरे का काम कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखना नहीं चाहते। एक मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें सिर्फ मतलब कोई हमें काम दे दिया, इस काम को बस करना है, जाना है, आना है, जैसे ड्यूटी होती है, जॉब होता है, तो उसमें लोग जाते हैं, आते हैं, पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मतलब अगर हम एक सीखने के पर्पज़ से नहीं, अगर सीखने की टेंडेंसी लॉस कर देंगे तो हम कुछ नया सीख नहीं सकते। हमें कोई वर्क नहीं करना, हमें एक मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से ही हमें मतलब चीज़ें सीखते रहना, हर रोज़ कुछ नया सीखते रहना ही ज़रूरी है। तो एक नॉलेज सीकर नहीं बनते। तो जो मेजर स्टडी के जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है, अभी जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए वो प्रीवियस बताएं वो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद तो जो पढ़ते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो टेस्ट सीरीज सोचते हैं कि लास्ट में देंगे, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, फिर लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाता। उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्यों सॉल्व करें, ये नहीं समझ में आता। एप्टीट्यूड मैथ को इग्नोर कर देते हैं, जो कि हाई वेटेज रखता है। एप्टीट्यूड 15-15 नंबर का वेटेज रहता है, 30 नंबर तो ऐसे ही होगा, जो कि 30 नंबर हाई वेटेज रखते हैं। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, जो आसानी से, अगर मैथ के देखें तो 12th लेवल का अगर अच्छे से मैथ पढ़ें और थोड़ा सा इंप्रूव किए तो अच्छे से मैथ बनने लगती है। तो इस तरह से, और क्यूरियोसिटी नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, साइकोलॉजी फैक्टर। स्टडी टाइम के गेट की प्रिपरेशन या कोई भी कंपटीशन में साइकोलॉजी फैक्टर क्या होता है। तो साइकोलॉजी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले वो अपना लॉस होप कर देते हैं कि मतलब हम इससे नहीं होगा, नई कंपटीशन इज़ टू डिफ़िकल्ट, आई एम अनेबल टू फाइट दिस कंपटीशन, दैट्स वाई आई कैन नॉट एलिजिबल। तो वो अपने लॉस को होप कर देते हैं। उसके बाद नेवर गिव अप, लास्ट मोमेंट से पहले ही वो बहुत पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, जिससे वो अपना लॉस कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, डोंट फाइट, और लास्ट मोमेंट तक फाइट ही नहीं करते। टेस्ट सीरीज मार्क लेस होता है, कॉन्फिडेंस लॉस होता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनबैलेंस इमोशनल सोशल फैक्टर, और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि इमोशन, सोशल और अदर फैक्टर जो डिपेंड करते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, जिससे वो या किसी चीज़ से परेशान हो, इन सब फैक्टर को भी वो मेंटेन नहीं कर पाते। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, जब अब इतने सारे लॉस होने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट अब सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जाते हैं, पेपर देखने के पर्पज़ से जाते हैं। उनका एक भी % मोटो नहीं होता है, उन्हें खुद से उन्हें लगता है कि हम सेलेक्ट नहीं हो सकते, हम इतना पढ़े ही नहीं। खुद से वो भी हानेस्ट वो बोलते हैं कि हमसे सेलेक्ट, बस हम पेपर देखने जा रहे हैं, जस्ट अपीयर होने जा रहे हैं, तो पहले ही लॉस कर जाते हैं। तो ऐसे ही स्टूडेंट हो जाते हैं। उसके बाद अनकंट्रोल थाट, जो हमारा एक अनकंट्रोल थाट है, वो बाकी इधर उधर घूमता रहता है, पढ़ाई के समय हमें एक कंसंट्रेट नहीं होने देता। तो ये ज़्यादा स्टूडेंट की ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद वेरियस फैमिली इशू हो सकता है, या रूम रेंट इशू होता है, या फूड में इशू हो सकता है, या वहाँ के लोकल प्रॉब्लम होती है, या साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, या वेरियस इशू आ सकते हैं, तो जिससे उनके ड्यूरिंग स्टडी टाइम उनके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद जैसे हम मानते हैं गेट का सक्सेस रेट क्या है, 17%।
उसके बाद यूपीएससी का सिलेक्शन है 0.07%, यानी जितने लोग फार्म भरते हैं उसमें सिर्फ इतने परसेंट सिलेक्शन होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि बुक खोल के सिर्फ पढ़ना चाहिए, अच्छे बस पढ़ते रहना चाहिए, बस पढ़ते रहो, इससे नहीं होता सिलेक्शन। पढ़ने से जो चीज़ें आप ट्रेंड है, मार्केट है, अपडेट हैं, उन चीज़ों को नहीं जानते। सिलेक्शन रेट ये होता है। उसके बाद एग्ज़ाम इज नॉट ए गेम ऑफ नॉलेज। एग्ज़ाम जो गेम है सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे न्यूमेरिकल आते हैं, सब चीज़ आता है तो आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे, ऐसा ही ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नहीं तो अगर इंटरव्यू राउंड इसीलिए तो किया जाता है कि आपके स्मार्ट में। तो नॉलेज क्या है? एक एग्ज़ाम सब चीज़ों को चेक करता है, इनडायरेक्टली नॉलेज। पहली चीज़, आप नॉलेज सीकर हैं कि नहीं है, आप अच्छे से गेन करना जानते हैं कि नहीं। स्मार्टनेस, आपको क्या अपडेट चल रही है, क्या है, कैसे हैं आप, हर चीज़ों में मेंटेन कर पा रहे हैं तभी तो पढ़ पाएंगे। तो स्मार्टनेस होना चाहिए। अपडेट हैं कि नहीं, अपने लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स आता है उस चीज़ों से अपडेट हैं क्या, क्या मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, कौन सी चीज़ें इस लास्ट ईयर हुई थी, कौन सी चीज़ ये नेक्स्ट ईयर होगी, इन सब चीज़ों को। एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। एक पॉजिटिव इंसान ही सब कुछ करता है। ऐसा नहीं कि हम फ्रस्ट्रेट होकर बैठ के सिर्फ बुक खोल के पढ़ते रहे तो सिलेक्शन नहीं होता। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस इफ़ोर्ट होना चाहिए कि हमें रोज़ पढ़ना है, रोज़ सीखना है, रोज़ अचीव करना है, रोज़ अपने खुद को 2 नंबर 4 नंबर इंक्रीज करने हैं अपने नॉलेज में। अगर मान लीजिए आपका स्कोर 60% आ रहा है, ठीक, टेस्ट सीरीज में, तो आपको रोज़ टारगेट होना चाहिए कि आप पर डे 1% 2% बढ़ाएँ, 1-2% बढ़ाएँ। तो यानी कंटिन्यूअस इफ़र्ट, एक पेशेंट्स के साथ कंटिन्यूअस इफ़र्ट करना चाहिए। उसके बाद स्ट्रगलर होना चाहिए, जो फाइट करे, रोज़ लड़े, रोज़ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के सामने झुके ना, उसके साथ लड़ते रहे, उसको 2 पेज तक सॉल्व करते रहे, गलत भी हो तो भी चलेगा। उसके बाद अलग अलग लॉजिक लगाए, अलग अलग चीज़ों को सोचे, अलग अलग वे में सोचे। उसके बाद विनिंग पैशन, जीतने की चाहत होनी चाहिए। उसके बाद अचीव करना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है जीतेंगे। उसके बाद दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। अगर हमारा माइंड नेगेटिव थाट सोचता है तो हमारे पास ये नेगेटिव थाट हमारे हर जगह नेगेटिव आएगा, स्टडी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हर चीज़ हो। अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो सिंपल सी बात है हमारे पढ़ाई में भी वो चीज़ें नेगेटिव थाट आएंगी। अगर हम खुद से डिसऑनेस्ट हैं तो हमारे पास खुद से एक मतलब डिसऑनेस्टी की पॉलिसी डेवलप हो जाएगी, जिससे हम अच्छा नहीं अचीव कर सकते। एक गुड ह्यूमन, एक अच्छा इंसान होना चाहिए। पढ़ने लिखने और गेट निकालने, आईएएस निकालने से पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, जो एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, जो एक नेचर अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। उसके बाद तो अगर इन सब चीज़ों को फोकस करें तो सिर्फ पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन सिलेक्शन इतने ही लोगों का क्यों होता है? क्योंकि जितने रीजन हमने बताए वो सब लोग उतने रीजन फॉलो, उसमें से 0.07% लोग ही फॉलो करते हैं, इसलिए सक्सेस होते हैं, और बाकी लोग नहीं कर पाते। उन लोगों को डायरेक्शन नहीं मिलती, अलग अलग वे में सोचते हैं, अलग पाथ अपना लेते हैं, जिससे उन्हें सिलेक्शन नहीं होता। और सबके पास 2-3 साल का टाइम होता है, इसलिए नहीं हो पाता। उसके बाद एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे बड़ा डिसकंटिन्यूटी का रीज़न है हेल्थ इश्यू। जैसे मान लीजिए कि हमें एक स्टूडेंट को रोज़ पर डे 8 घंटे नहीं, लेकिन बहुत लोग कोशिश करते हैं फिर भी नहीं पढ़ पाते। क्यों? उनके हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, वेरियस अलग अलग डी, क्योंकि किसी दिन 16 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें अनबैलेंस होने की वजह से ही होता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस, पहला एक गुड माइंड ऑलवेज डू द गुड वर्क। एक अच्छा स्वस्थ दिमाग ही एक अच्छा सोच सकता है। अगर हमारे माइंड में अच्छी सोचें हैं, अच्छे थाट हैं, अच्छे आइडिया हैं, तो सिंपल सी बात है हमारे लिए अच्छा सोचेंगे ही। अगर गलत थाट हैं, गलत लोगों की आइडियोलॉजी है, हम अपने आसपास के लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, गलत कंसेप्ट रखते हैं, तो सिंपल सी बात है हमारा माइंड कभी डेवलप नहीं कर सकता। हम उन लोगों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते, जिससे वजह से उन्हें नुकसान होगा, जिससे हमें खुद से नुकसान होगा। अगर हमारे पास अच्छे थाट नहीं है, अच्छे आइडिया नहीं है, अच्छे हम लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, तो हमारे पास वो इम्फैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे एजुकेशन पे पड़ेगा। अच्छा थाट ही हमें अच्छी चीज़ें सिखा सकता है। एक गुड माइंड इज ऑलवेज वर्क ए गुड वर्क। तो ये हमारा पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद अवॉइड लेट नाइटली। कुछ लोग मतलब बहुत समय तक पढ़ते नहीं हैं, फिर एकाएक उन्हें लगता है कि पढ़ना चाहिए, तो एकाएक वो क्या करते हैं कि वो अपने टाइम टेबल को टू क्रिटिकल बनाते हैं, जिससे उन्हें टाइम को बहुत ज़्यादा 14, 16, 18 घंटे तक वो बनाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने लेट नाइट स्टडी 1 से 2 AM तक करते हैं, जिससे वजह से उन्हें ऐसे करने वाले लोग को सिर्फ 5, 6, 7
8 महीने के बाद वो एक बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, जिससे वजह से उन्हें स्टडी ब्रेक डाउन करना पड़ता है। वो सिर्फ अगर हमें एक बड़ा गोल अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिसकी वजह से हम प्रॉपर फॉलो करें, न कि 1-2 बजे 3 बजे तक। 1-2 बजे वाले ज़्यादा ही लोग मतलब एक टाइम पास की तरह ही मतलब अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिससे माइंड भी अगर 12 बजे के बाद माइंड वर्क करना बंद ही कर देता है ऑलमोस्ट। अगर जल्दी उठें और सुबह अच्छे से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ हम पढ़ना शुरू करें तो हमें अच्छी चीज़ें, और मॉर्निंग का स्टडी 1.5 टाइम्स हायर देन लेट नाइट स्टडी। अगर 1.5 टाइम्स नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो माइंड का सुबह का पढ़ना ही ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव हो जाता है। उसके बाद एक हमें मतलब सुबह उठ के पढ़ने पर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कंपैरेटिवली लेट नाइट। तो आप फोकस करिए। अगर मान लीजिए 1 बजे सोए तो सिंपल सी बात है 8-9 बजे उठेंगे। 8-9 बजे उठे तो मतलब दिन ख़राब। फिर उसके बाद आपको पता नहीं है कोचिंग जाना है, क्लास जाना है, फिर नोट्स पढ़ना है, तो सब चीज़ें एक डिस्टर्ब मैनर में हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचिए कि 5 बजे उठते हैं, 5 बजे को उठने के बाद जब तक अगर सोचिए कि आप 3 AM पर उठते हैं, ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल 3 AM पर उठते हैं, ठीक, तो 3 AM से अगर आप 9 बजे तक पढ़ते हैं, तो जहाँ एक स्टूडेंट यहाँ 9 बजे तक पूरी दुनिया काम स्टार्ट कर रही है, आप उतने में 6 घंटे पढ़ लिए, तो 6 घंटे पढ़ लिए यानी दुनिया से आप 6 घंटे आगे हो गए। 6 घंटे आगे हो गए, सिंपल सी बात है। आपको 6 बजे एक इंसान सो के उठ रहा है, आप दूसरा 6 घंटे पढ़ लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, आपको अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। आप कोचिंग जाएंगे, क्लास जाएंगे, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी एडवांस लेवल पर होगा। उसके बाद एक अच्छी डाइट लेना चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, सलाद हो गया, इन सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, योर सेल्फ, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि हमें जितने बजे अलार्म लगाएं उतने बजे उठना चाहिए, जितने बजे क्लास है उतने बजे जाना चाहिए, टाइम से पहले काम करना चाहिए। उसके बाद हर चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, और खुद को एक टाइम के हिसाब से जो हमारा शेड्यूल है उसमें 1 मिनट इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी। उसके बाद इन्वेस्ट मनी इन योर सेल्फ। अगर मान लीजिए पैसा है, ठीक है, अगर उस पैसे को आप अच्छी चीज़ें खाते हैं तो सिंपल सी बात मतलब अच्छी चीज़ें खा के या तो खुद खा लीजिए और नहीं तो डॉक्टर को दे दीजिए, डॉक्टर आपको मेडिसिन खरीद के दे देगा, आप मेडिसिन खा लीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, तो एक अच्छी चीज़ों को खुद खाइए, ना कि उसके बदले मेडिसिन खरीद के खाइए। तो एक गुड हेल्थ ज़रूरी है, ठीक। उसके बाद अगर गुड हेल्थ नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं बना पाएंगे, आपका ब्रेक डाउन हो गया। और डोंट लाइक ए डिप्रेस पर्सन। आप एक डिप्रेस पर्सन की तरह अगर सोचेंगे कि एक रूम में बंद हो जाएं, एक रूम में आप जैसे आप एक रूम में बंद हो गए, ठीक, आप एक बुक लिए लगातार पढ़ते रहे, किसी से बोले नहीं, फिर बात भी नहीं किए, और मतलब कंटिन्यू पढ़ते रहें, तो आपको चीज़ें अपडेट अपने आसपास के लोगों की इन्वायरमेंट की पता नहीं चलेगा, ठीक। उसके बाद सोशल और जो चीज़ें इन्वायरमेंट में हो रही हैं उसके बारे में भी पता नहीं चलेगा, आपको ये समझ में नहीं आया क्या चीज़ मार्केट में हो रही है। एक डिप्रेस पर्सन की तरह आप बस पढ़े जा रहे हैं, चीज़ों से अपडेट नहीं रहेंगे, नई चीज़ें मार्केट की सीखेंगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। उसके बाद जैसे इग्नोर फ्रेंड से किसी से बोल नहीं रहे हैं, हाई एटीट्यूड शो कर रहे हैं, क्लोज फ़ोन कर दिए, फ़ोन को बार बार स्विच ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, लोग को मतलब अलग अलग टाइप के जो भी इशू होते होंगे वो एक डिप्रेस पर्सन की इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो पिछले 3-4 साल से नहीं पढ़ा, ठीक, वो उसको अचानक रियलाइज हुआ कि अब पढ़ना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, वो फ़ोन उठाएगा, फ़ोन को बंद करेगा, लोगों से बात करना बंद करेगा, फिर उसके बाद अच्छे लोगों से बात करना बंद करेगा, उसके बाद मतलब लोगों से बात करना बंद करेगा, फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें मतलब वो एक डिप्रेस पर्सन की तरह वो अपना वर्कआउट करेगा। और डिप्रेस माइंड जो एक अच्छे कॉन्सेप्ट को नहीं सीख सकता, एक अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद ऑलवेज थिंक ए निगेटिव थाट एंड रिलेटिव। जो लोग निगेटिव थाट सोचते हैं अपने आसपास के बारे में, लोगों के बारे में, उनका माइंड कभी अच्छा चीज़ सीख ही नहीं सकता, अच्छी सोच ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों को सिलेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। और एक निगेटिव थाट जो कि एक बड़े कंपटीशन को अचीवर नहीं बना सकता। अगर एक पॉजिटिव थाट ही है, अगर अचीवर है, आप दूसरों के मार्क को देख के खुश होते हैं, तो सिंपल सी बात है आपको अच्छा स्कोर करने में अचीव करेगा, आपके पास अच्छी। और तीसरी चीज़, हैप्पीनेस इज़ नॉट मीन ऑफ प्रॉपरली अपडेट इन सोशल मीडिया। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर रोज़ मतलब 4 फोटो अपलोड कर रहे हैं या कहीं मतलब सोशल मीडिया पर कंटिन्यूस अपडेट रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप
मतलब हैप्पी हैं। इसका मतलब ये है कि आप खुश होकर आप खुद से भी खुश होते हैं, जैसे आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए या अच्छे न्यूमेरिकल किए, तो इन सब चीज़ों से भी आपको मैटर रखता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गेट। अब गेट की बात कर लेते हैं। ये तो रहा मेंटल हैप्पी कि कैसे हमें एक पढ़ाई के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। मेंटल हैप्पीनेस आपके सोचने का नज़रिया, आपके थिंकिंग लेवल, आप चीज़ों को कैसे अपडेट करते हैं, आप चीज़ों को कैसे रिलेट करते हैं, आपके पास थॉट प्रोसेस क्या है, आप गलतियों से क्या सीखते हैं, आप गलतियों को कैसे एनालिसिस करते हैं, आपके लिए कोई नया कंसेप्ट या नया क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे बिलीव करते हैं। इन सब चीज़ों को अगर जो करता है वही ओवरऑल डेवलपमेंट ही सक्सेस दिला सकता है। एक बड़े कंपटीशन के लिए सिर्फ एक अच्छी बुक, एक अच्छे नोट्स, एक अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार, एक अच्छे आइडिया ही हमारे सिलेक्शन को दिला सकते हैं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट के लिए क्या है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही मस्ट है, जो कि हमें न्यू थॉट को सिखाता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज को सिखाता है। उसके बाद रिवीजन क्या करना है उसके बारे में सिखाता है। कंसेप्ट को रोज़ सीखना है, रोज़ 2-3 नए कंसेप्ट, 2-3 मार्क नए इंक्रीज करना है, जिससे हमें आगे सब चीज़ों होती है। उसके बाद वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करना है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस खुद से भी करना है, यूट्यूब से भी देख के करना है। उसके बाद क्वेश्चन को लॉजिकली, क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन को ज़्यादा सोचना, क्वेश्चन को थ्योरी पढ़ना, समझ में ना आए तो उसको करना। उसके बाद प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होता है, जैसे असर्शन रीजन हो गया, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, चाहे एनएटी क्वेश्चन हो गए। एनएटी ही तो गेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो फिलिंग द ब्लैंक आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ा सकता है। अगर हम लंबे 1-2 पेज तक क्वेश्चन गलती करते हुए भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व करते जा रहे हैं तो हमारे पास सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो गेट 2022 के लिए इतना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद गेट हम क्यों करें, गेट क्वालिफाई करने के फ़ायदे। ठीक, अगर गेट हम क्वालिफाई करते हैं तो हमें स्टाइपेंड 12,400 रुपये मिलेगा। 2 ईयर अगर हम एमटेक करते हैं 2,97,000 मिलेगा। सिर्फ 30 मार्क करने से हमारे पास 2,97,000 मिलने का चांस बढ़ जाते हैं। 2 साल के बाद हमारे पास टाइम वैलिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हम 2 साल अपनी स्टडी या तो हम पीएससी लेवल, नॉन-टेक की किसी भी तरह की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। और 2 साल हमारे पास टाइम मिल गया, टाइम के साथ खर्चे मिल गए, हमारे पास पैसे भी आने लगे। उस टाइम को हम पॉजिटिव यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक गुड स्कोर इन गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा गेट का स्कोर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकता है, हमें गुड स्टेटस दिला सकता है। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट यह है कि एमटेक भी कर सकते हैं, आपके पास इनकम भी हो जाएगा, आप अपनी स्टडी को 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट 2022। यही भगवान से प्रेयर है कि आप गेट 2022 में अच्छा स्कोर करें। इफ़ ऑनेस्टली फॉलो आवर गाइडेंस ही डेफिनेटली सकते। जैसे आप मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, अगर आप उसी डायरेक्शन में जाते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और आप नेक्स्ट विनर होंगे। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट 2022। आप अच्छा अचीव करें। थैंक यू सो मच।